जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्मार्ट आईएएस, जहां हम लोग करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। गाइज, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के इस डिटेल्ड एनालिसिस का पर्पस सिर्फ आंसर की मालूम करना नहीं है। आंसर की तो हमने आपके साथ पहले ही शेयर कर रखा है, राइट। इस डिटेल्ड एनालिसिस का पर्पस ये मालूम करना है कि क्वेश्चंस जो आज पूछा गया, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा, क्या डिमांड है अब यूपीएससी का, यूपीएससी क्या आपसे जानना चाहता है, पहले वो। और जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, जैसे अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आने वाला है, वो कब है, तो वो 8 जून को है। तो इस अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स 8 जून को हम आज के पेपर से सीखकर कैसे बेहतर कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कॉमन सेंस अप्लाई करके कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कैसे पीवाईक्यू एनालिसिस हेल्प करते हैं। मैंने तुम्हें हिस्ट्री में भी दिखाया कि किस तरह क्लास नोट्स से हिस्ट्री के मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते थे, पीवाईक्यू एनालिसिस से किए जा सकते थे, इतिहास बुक पढ़ के किए जा सकते थे। ठीक वैसा ही आज भी मैं तुम्हें पीवाईक्यू एनालिसिस से दिखाऊंगा कि किस तरह से वहां से क्वेश्चंस किए जाएंगे। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी कॉमन सेंस अप्लाई किया जाएगा, एक स्टेटमेंट को समझ के दूसरे स्टेटमेंट को लिंक किया जाएगा, सो दैट आपका जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है ना, या फिर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो कब 2026 में, तो आपको वहां पर भी हेल्प मिले। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस डिटेल्ड एनालिसिस। ये इस डिटेल्ड एनालिसिस का पर्पस है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो हमारा है डिटेल्ड एनालिसिस में, क्वेश्चन पेपर आपके साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच कर दूंगा, फिर से ये डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दूंगा, बिल्कुल आंसर की साथ में। क्वेश्चन नंबर 16 है, जहां पे डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में बात हो रही थी। क्या बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अब डायरेक्ट एयर कैप्चर को समझना है, जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स 2025 में पूछा, तो इसके लिए ना एक बार डायरेक्ट एयर कैप्चर होता कैसे इसको समझ लो। एकदम सिंपल सा तरीका मैं तुमको समझाता हूं, एकदम सिंपल इफेक्टिव मेथड। जैसे ये सपोज ये हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, है ना। एटमॉस्फेयर हो गया। अब एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर में CO2 का प्रोपोर्शन है, और ये तो जरूरी है, गुड भी है। CO2 नहीं रहेगा तो फिर हमें वो जो वार्म ब्लैंकेट मिलता है, क्योंकि अगर CO2 है तभी तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। CO2 जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, इसके वजह से अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर पे एक ब्लैंकेट बना हुआ है, एक वार्म ब्लैंकेट बना हुआ है, जिससे हमें गर्मी मिलती है, वो नेसेसरी हीट मिलता है जो जरूरी है। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ना, इस CO2 का प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है। जब बढ़ते जा रहा है तब हम इसको ग्रीन हाउस गैस इंपैक्ट बोलते हैं, राइट। हम बोलते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बढ़ रही है, CO2 का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। तो अब नीड क्या होता है कि इस CO2 को यहां से सिक्वेस्टर करके, ये एक टेक्निकल टर्म है, कई बार हमने इसको डिस्कस किया है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पीवाईक्यू एनालिसिस में किया है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लासेस में किया है, टेस्ट में किया है। अब इस CO को सिक्वेस्टर करना, और सिंपल बोलें एब्जॉर्ब करना, राइट, और सिंपल बोलें इसको सिंक कर देना, डुबा देना, इस तरह करके ना एटमॉस्फेयर से CO2 को खींच कर कहीं डुबा दिया जाएगा, कहीं स्टोर कर लिया जाएगा, जिससे एटमॉस्फेयर में CO2 का कंटेंट कम हो जाए। एकदम सिंपल शब्द में यही है CO2 सिक्वेस्ट्रेशन, कि एटमॉस्फेयर से CO2 को निकाल लिया जाए। अब हमारा क्वेश्चन भी तो वही पूछ रहा है कि डायरेक्ट एयर कैप्चर, यही है ना डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये यहां से CO2 को हम कैप्चर कर रहे हैं, सिक्वेस्टर कर रहे हैं, सिंक करवा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, इट कैन बी यूज्ड एज ए वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। हाँ भैया, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के फॉर्म में यूज कर ही सकते हैं ना। एकदम सही बात है जी, कर सकते हैं जी, राइट। दूसरा, इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। अब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करें गाइज, तो तुम बोलोगे कि सर फूड प्रोसेसिंग में इस CO2 कैप्चर का क्या यूज है। तो गाइज, फूड प्रोसेसिंग में जो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज, जहां पर फूड को स्टोर करके रखा जाता है, वहां पे ठंडे रखने के लिए क्या यूज करते हैं हम, CO2 यूज करते हैं कूलेंट के फॉर्म में। तो यहां पे यूज हुआ CO2 का। प्लास्टिक प्रोडक्शन, अब प्लास्टिक प्रोडक्शन जब करेंगे वहां पर भी हम CO2 का यूज करेंगे। दिस CO2 कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल, इवन देयर इट कैन बी यूज्ड फॉर ए कूलिंग एजेंट, वहां पर भी यूज किया जा सकता है। सेकंड भी करेक्ट। थर्ड, इन एविएशन, एविएशन सेक्शन में, इट कैन बी ए सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन फॉर क्रिएटिंग सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। यस, लो कार्बन फ्यूल बनाने के लिए, सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल बनाने के लिए, सिंथेटिक फ्यूल, राइट। यहां पर हम इस CO2 सिक्वेस्ट्रेशन से जो CO2 आएगा, जो CO2 हम एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस CO2 को कंबाइन करके एविएशन सेक्टर के लिए फ्यूल बना सकते हैं।
इससे हमारा क्या होगा ना कि हम लो कार्बन फ्यूल यूज कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा फ्यूल यूज करेंगे जिसमें पहले से कार्बन कंटेंट कम है और जो हमने एयर से ही CO2 सिक्वेस्टर किया उसी को यूज कर लिया। अगेन थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। आंसर क्या होगा भैया हमारा 1, 2 एंड 3। याद रखिएगा आगे से ऐसे डायरेक्ट एयर कैप्चर या CO2 सिक्वेस्ट्रेशन मेथड। अब इसमें नेचुरली कौन कौन हेल्प करता है CO2 सिक्वेस्ट्रेशन में, तो वो भी मैंने तुमको समझाया है कि CO2 सिक्वेस्ट्रेशन में देखो, अभी जिस हम डायरेक्ट एयर कैप्चर की बात कर रहे हैं वो तो आर्टिफिशियल मेथड हो गया है ना। डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है, जो आपसे आज क्वेश्चन में पूछा डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये तो क्या हो गया भैया, एक आर्टिफिशियल मेथड है। आर्टिफिशियल मेथड है, कॉस्टली होता है, काफ़ी कर सकते हैं बट काफ़ी कॉस्टली होता है। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। नेचुरली CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करने का काम ओशंस करता है, CO2 एब्जॉर्ब करने का काम पढ़ा है ना हमने, ट्रीज करते हैं। अब हमारा जो रेन फॉरेस्ट है वो हमारे लंग्स की तरह काम करेगा, वो CO2 सिक्वेस्टर करेगा, ट्रीज जो है वो CO2 सिक्वेस्टर करेंगे। ये नेचुरल तरीके से हो रहा है, राइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या है, अब देखो आ गया, रेन फॉरेस्ट आ भी गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दैट विथ रेफरेंस टू द प्लेनेट अर्थ, हमारे धरती माँ के रेफरेंस में क्या कह रहा जा रहा है, दैट रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन, कि रेन फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, किसके कंपैरिजन में, ओशन के कंपैरिजन में। अब जरा हम दिमाग लगाएंगे कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो ये धरती माता है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे पानी ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, या फिर इस पृथ्वी पे लैंड वाला पार्ट ज्यादा है, तुम ही बताओ। वाटर ज्यादा है ना। अब सॉरी, जब वाटर ज्यादा है तो उस वाटर में ओशन का प्रोपोर्शन ज्यादा है। सो अब यहां पर हमारे ओशंस में जो वाटर वाला पार्ट है, यहां पर क्या हो गया, यहां पे हो गया भैया फाइटोप्लैंक्टन्स। अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेंगे। जब अर्थ के 70% से ज्यादा पार्ट पे वाटर है और फाइटोप्लैंक्टन्स ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फिर रेन फॉरेस्ट ज्यादा प्रोडक्शन कहां करेगा गाइज। रेन फॉरेस्ट सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है, हालांकि वो भी ओशन के कंपेरिजन में हेल्प करने में फिर उसको दिक्कत होगी। सो ऑक्सीजन प्रोडक्शन फाइटोप्लैंक्टन्स के कंपेरिजन में रेन फॉरेस्ट तो ज्यादा कर नहीं सकता। हो गया रॉन्ग। ये देखो कॉमन सेंस लगा के किया ना हमने कि वाटर ज्यादा है लैंड कम है, तो भैया ओशंस में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और यहां पे हिंट भी दे रहा है तुमको, यहां क्वेश्चन में देखो हिंट है। क्या हिंट है, फाइटोप्लैंक्टन्स। इसलिए सोचना है आपको पढ़ के। मैंने तुम्हें कल भी एग्जामिनेशन से पहले बोला था कि पढ़ना, समझने की कोशिश करना, लिंक करने की कोशिश करना, हड़बड़ाना नहीं, हापाधापी नहीं, पैनिक नहीं करना है। देखिए दूसरा क्या है, मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन। अब जब 70% पानी है तो वहां पे ये फाइटोप्लैंक्टन जो 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। करेक्ट। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस क्या है, वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर, कि जो वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर है वो कई गुना ज्यादा, सेवरल फोल्ड ज्यादा हायर ऑक्सीजन रखता है, किससे, एटमॉस्फेरिक एयर से। अब यहां पर भी ना कुछ ज्यादा हो गया, सरफेस वाटर में ऑक्सीजन है और वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर है, ये भी अच्छी बात है, बट एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन वहां ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इवन ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सारा का सारा सरफेस वाटर में नहीं रहेगा ना, वो एटमॉस्फेयर में भी तो जाएगा ना गाइज। एंड दैट्स वाई सिर्फ सरफेस वाटर में ऑक्सीजन पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया भाई। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 2 ओनली। बूझे, बताओ बूझे कि नहीं बूझे, बूझ रहे हो, गुड। कम टू नेक्स्ट। अच्छा हाँ, जैसा कि कई स्टूडेंट पूछ रहे थे और अभी भी मैंने जब तुम्हें हिस्ट्री का एनालिसिस किया था यूपीएससी प्री का, तो मैंने बताया कि अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ाई करी है और अगर वहां पर पेशेंस के साथ रखकर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो आपके आंसर्स बने होंगे। टोटल आज अराउंड 16 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं गाइज हिस्ट्री के, उसमें से 15 आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस बिल्कुल बने अगर आपने जो मैंने क्लास में पढ़ाया आपने उसको क्लास में अच्छे से किया, अगर आपने ये जो इतिहास बुक की बात कर रहे हैं अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा है, अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस का सेशन अच्छे से करा है, तो आपसे 15 आउट ऑफ 16 बनेगा। मतलब 30 मार्क्स तो देखो हिस्ट्री से आज आ रहे हैं आपके। इसलिए मैंने यहाँ पे इतिहास का लिंक फिर से, लिंक मतलब फिर से रेफरेंस आपको दे दिया है, जो स्टूडेंट पूछ रहे थे उनके लिए। इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बस आपको अमेजोन पे टाइप क्या करना है, इतिहास बाय राजगौरव, आपको मिल जाएगी, अवेलेबल है। ऑफलाइन भी कई थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ऑफलाइन आकर ले जाते हैं, आप स्मार्ट आईएएस के सेंटर पे आकर ऑफलाइन भी बुक कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरमेंट का फिर किसके बारे में है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट पेन मुझे ऑन करने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्लांट्स। ये प्लांट है और प्लांट का डिस्क्रिप्शन। पहला क्या है कि कैसेवा, ये एक टाइप का वुडी श्रब है। अब इसको ना रटना नहीं है, इसके ने हिंदी अगर हम देखें तो हिंदी से भी हमें हेल्प मिलती है। फिलहाल हम यहां आते हैं। देखो ये है कैसेवा। अभी सिर्फ एक वाले पे ध्यान दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो। कैसेवा मतलब टेपियोका, साबूदाना जो होता है ना, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने का खीर, साबूदाने का वड़ा। भूख लग गई होगी नाम सुन के, ये तीनों चीजें मुंह में पानी आ गया होगा। ये यही टेपियोका से बनता है साबूदाना। अब इस साबूदाने को यहाँ पे रूट्स को देखो और इस क्वेश्चन पे आ जाओ। वुडी श्रब आपको नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, वुडी श्रब है। चलिए वुडी श्रब है, करेक्ट, पहला वाला करेक्ट हो गया। जिंजर, अच्छा अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें पहले से कैसेवा नहीं पता था, हमें टेपियोका नहीं पता था, या साबूदाना नहीं पता था। कोई नहीं, हम उस पर भी आएंगे, वो भी बनाने का एक तरीका है। जिंजर, अब जिंजर तो हर कोई खाते हो ना, चाय में डालकर। वहां चाय में अदरक डाल के तो पी जाती है। इसके बारे में क्या लिखा है कि एक हर्ब है। बिल्कुल सही बात है भाई, विथ स्यूडो स्टेम है। स्यूडो स्टेम, स्यूडो मतलब झूठा, स्टेम मतलब तना, तो बिल्कुल स्यूडो स्टेम तो होता ही है, क्योंकि जिंजर का वो जो तना बाहर निकला हुआ दिखता है ना, जो स्टेम दिखता है, वो एक्चुअली में उसके लीव्स होते हैं। उस तने से कोई नया पेड़ बन जाता है क्या? उस स्टेम को पकड़ के बंदर झूल सकता है? नहीं ना। सो स्यूडो स्टेम है, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, मालाबार स्पिनच। तुमको पता है मालाबार स्पिनच क्या है? जरा यहां देखो, मेरे घर में मेरे भाई को ये मालाबार स्पिनच बड़ा पसंद है। दिस इज मालाबार स्पिनच गाइस, दिस वन इज, ये जो ये पिक्चर है, ये मेरे भाई को बड़ा पसंद है, जिसे हम लोग हिंदी में पोई का साग बुलाते हैं, पोई साग। इसको एसएमईज में क्या बुलाया जाता है और बाकी लैंग्वेजेज में क्या बुलाया जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मम्मी इसकी पकौड़ी बड़ी अच्छी बनाती है, कल ही घर पर बना था। अब ये पोई के साग को मालाबार स्पिनच बुलाया जाता है, आसपास के खेतों में भी लगा होता है और क्लाइंबर की तरह ये आगे बढ़ता है। तो जब पोई का साग के पकौड़े इतने अच्छे लगते हैं, अब हम यहाँ आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है? हर्बेसियस क्लाइंबर। यस, हर्बेसियस क्लाइंबर तो है, ये है। थर्ड भी करेक्ट हो गया, थर्ड भी करेक्ट हो गया भाई, थर्ड भी करेक्ट हो गया। चलिए ये भी करेक्ट। मिंट, मिंट क्या है? एनुअल श्रब। अब जरा हम मिंट की बात करें कि मिंट पुदीना जिसकी चटनी मिलती है खुशबूदार, ये क्या एनुअल श्रब है क्या? यहां बोल रहा है कि एनुअल श्रब है। एक्चुअली में ये एनुअल नहीं है। मिंट जो होता है ना, ये पेरेनियल प्लांट है, पेरेनियल प्लांट, आज से याद रखिएगा। एनुअल श्रब जो होते हैं ना, वो साल में एक सीजन, जो एनुअल होते हैं, एनुअल प्लांट्स होते हैं, वो साल में एक सीजन के लिए रहेंगे और उसके बाद फिर डेथ हो जाएगी, इनकी डेड हो जाएंगे। बट हमारा मिंट जो होता है ना, ये पेरेनियल प्लांट है, मतलब ये एक सीजन से दूसरे सीजन चलेगा, अराउंड 2 ईयर्स तक चलता है। क्योंकि एक साल के बाद भी जब इसका पहला क्रॉप नष्ट होता है ना, तो इसके रूट से फिर प्लांट निकल जाते हैं। घर में अगर आपने मिंट लगाया हो तो आपको इस चीज का आइडिया होगा। इसलिए इसको पेरेनियल प्लांट बोला जाता है, एनुअल नहीं। ये 2 साल तक टिकेगा, एनुअल वाले 1 साल या 1 सीजन तक टिकते हैं। दैट्स वाई ये रॉन्ग हो गया भाई हमारा मिंट वाला। फिर लिखा हुआ है पपाया, पपाया इज वुडी श्रब। अब पपाया अगर आपको वुडी श्रब लग रहा है तो फिर तो आपको पपाया खाने की बिल्कुल जरूरत है। आपके दिमाग में विटामिन की कमी हो रही है फिर तो। बिल्कुल वुडी श्रब तो नहीं है पपाया, प्लांट है भाई। कितना हो गया? 1 2 एंड 3, तो ओनली 3। ये आंसर हमारा बन गया, ओनली 3। बुझी भाई साहब? तो अगली बार जब आप मिंट की चटनी खाइएगा, मालाबार स्पिनच या पोई के साग के पकौड़े खाइएगा या साग खाइएगा, तो याद रखिएगा कि मिंट भैया एनुअल श्रब नहीं है। और वैसे भी ये श्रब क्यों होगा? ये हर्ब है ना यार, एनुअल भी नहीं है ना, पेरेनियल है। अभी तो समझा ही दिया तुमको, तो ये रॉन्ग था, ये रॉन्ग था। ओनली 3 आंसर मिल चुका है आपका। कम टू नेक्स्ट, पोई के साग कल तुम लोग ना मार्केट से लाकर खाना है इसको। अब मुझे बताना है इसका नाम क्या है लोकल और लैंग्वेजेस में। हिंदी में तो पोई का साग बुलाते हैं। चलिए भाई, फिर नेक्स्ट क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन से रिलेटेड, दैट CO2 इमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। आप एक बार सोच कर देखो, जब क्लाइमेट चेंज हमारे लिए इतनी बड़ी बात बन चुकी है, तो क्या प्रेजेंट में CO2 एमिशन 0.5 टन ही पर कैपिटा होगा? हाँ, अभी 0.5 टन ना, ये 1980s 1990s की बात होती थी गाइज। अब तो हर इंसान इतना ज़्यादा खुद ही CO2 यूज करता है, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, AC यूज कर रहे हो, फ्यूल बर्न कर रहे हो, डिफरेंट एक्टिविटीज में CO2 यूज करते हैं। तो 0.5 टन पर कैपिटा तो नहीं हो सकता है CO2, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये 90s 80s में होता था, अभी नहीं। दूसरा,
इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन, और ये कॉमन सेंस से समझने वाली बात थी, इसको रटना नहीं है, अभी भी नहीं रटने बैठना। इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबशन, इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक। इंडिया सेकंड तो रैंक करेगा ही, और फर्स्ट में ऑब्वियसली पता है कौन होगा, हमारा नॉट सो प्यारा पड़ोसी चाइना। क्योंकि भैया हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल नेशन के फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड के रास्ते में बढ़ रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज तो लगानी ही है, डेवलपमेंट तो करना ही है, तो CO2 एमिशन तो हम करेंगे ही ना, फ्यूल जला जला कर। हमें इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना, हर घर बिजली चाहिए, नहीं पिलाएंगे तो क्या लालटेन में पड़ेंगे क्या? सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट चाइना है, याद रखिएगा। थर्ड कौन सा होगा, सोचना एक बार तो, एशिया पैसिफिक में थर्ड कौन सा नेशन होगा, ये तो मुझे बताना कमेंट में। स्टेटमेंट थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 एमिशन। ये हमने बचपन में पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली कौन से थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वहां पे CO2 एमिशन तो होता ही है। अब हीट प्रोड्यूसिंग में भी हम चाहे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें या कोयला जला के हीट प्रोडक्शन करें, CO2 फिर से एमिट होगा। थर्ड भी करेक्ट है, तो भैया हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C, 2 and 3 ओनली। ऐसे करके एनालिसिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फिर से कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड इतना प्यारा है कि दो दो क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो फिर तो 0.5 टन पर कैपिटा CO2 कहां से होगा गाइज? हाँ होगा क्या? नहीं ना। दूसरा क्या, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कह रहा है यहाँ, स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस। ये टाइप के क्वेश्चंस ना मुझे बहुत अच्छे लगे आज के पेपर में, जहां पे स्टेटमेंट 1 देखो, स्टेटमेंट 1 ट्रू है एज पर दीज ऑप्शंस। पूछ क्या रहा है आपसे कि 2 और 3 ट्रू है कि नहीं, 2 और 3 करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। ये बड़ा अच्छा टाइप लगा, ये मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा, APSC के लिए भी करवाऊंगा। क्या कह रहा है, स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। ठीक है भैया, चलिए मान लिया हमने कि सीमेंट इंडस्ट्री 5% से ज्यादा ग्लोबल कार्बन एमिशन करती है, क्योंकि ऑब्वियसली सीमेंट इंडस्ट्री जब होगी तो वहां पे कोल यूज किया जाएगा, कोल को बर्न किया जाएगा, या बाकी फॉसिल फ्यूल बर्न किए जाएंगे, या कोल सीमेंट बनाने के प्रोसेस में भी CO2 का एमिशन होगा। तो यस 5% से ज्यादा तो कर सकती है, क्योंकि सीमेंट का यूज भी तो होता है ना, डेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग्स बन रही है, सीमेंट तो चाहिए ही। स्टेटमेंट 2 अब क्या बोल रहा है, सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विथ लाइम स्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। अब ये ना देखो, एक्चुअली एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है कि सिलिका मिला हुआ जो क्ले होता है ना, उसको लाइम स्टोन के साथ मिलाया जाता है। लाइम स्टोन के साथ जब हम मिलाते हैं ना, तो उसमें वो जो ग्लूनेस होता है, जो एक चिपचिपाहट होनी चाहिए, ग्लूनेस होना चाहिए, जिससे सीमेंट अच्छे से स्टिकिंग एजेंट का काम करेगा, वो पॉसिबल हो पाता है स्टिकिंग एजेंट डेवलप करने के लिए, राइट। तो ये सेकंड जो प्रोसेस है ना, इससे डायरेक्टली CO2 का एमिशन नहीं होता है। दिस डज नॉट प्राइमरली कंट्रीब्यूट, ये प्राइमरली कंट्रीब्यूट नहीं करता है, हालांकि सेकेंडरी कर सकता है बट प्राइमरली नहीं। इसलिए मैंने आंसर बी चूज किया है। हालांकि यहां एस्ट्रिक मैंने इसलिए लगा दिया कि हो सकता है इस सेकेंडरी चीज को भी कंसिडर किया जाएगा, और फिर तो लास्ट में UPSC मालिक है, 1 साल के बाद आंसर के आपको देगा। बट अगर अभी के लिए आपने बी भी कंसिडर किया है तो वो सही माना जाएगा। ए इसलिए सही हो सकता है कि सेकेंडरी सोर्स को भी काउंट करे। हालांकि स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं तो लाइम स्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें जो है ना भैया, इसमें डायरेक्टली CO2 का एमिशन होता है, तो ये प्राइमरी सोर्स हो गया CO2 का। अब एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। तो अब अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये उस केस में जब हम प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को काउंट करें, लेकिन मुझे स्टेटमेंट 3 अब मेरे अकॉर्डिंग, अब अगेन आई एम सेइंग कि ये प्रोविजनल आंसर की है, फाइनल तो UPSC ही माय बाप है वही रिलीज करेगा, हालांकि कई बार गलत भी रिलीज करता है। मेरे अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 3 ज्यादा वेटेज वाला है, इसलिए मैंने ये कंसिडर किया कि उनमें से एक ही जो है जो स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। आपने ये भी चूज किया होगा तो डू नॉट वरी, एस्ट्रिक मैंने यहाँ लगा रखा है, UPSC जब आंसर की रिलीज करेगी तब देख लिया जाएगा, परेशान नहीं होना है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट पे, कि पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 की बात। ये रिसेंटली मैंने तुमको PYQ एनालिसिस में करवाया था। ये देखो PYQ एनालिसिस 25, उसमें आप जाइएगा और यहां देखिए आर्टिकल 6 की बात हो रही है। दिख रहा है आर्टिकल 6 यहाँ पे, माउस को देखो, माउस के कर्सर को, आर्टिकल 6 दिख रहा है, दिख रहा है ये आर्टिकल 6 आपको, ये PYQ एनालिसिस 25 में। इसलिए मैं तुमको बार बार बोलता हूं कि PYQ एनालिसिस करो, PYQ एनालिसिस करो, तब जाकर बनेंगे आपके आंसर्स, है ना। करिए, APSC प्रीलिम्स देना है अच्छे से, PYQ एनालिसिस करिए। आ जाइए यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट
ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज। ये तो एकदम सिंपल सी बात है जो ट्रू होगी, और वैसे भी वन ट्रू है इस ऐसे क्वेश्चंस के टाइप के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या कह रहा है, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल फॉर कार्बन मार्केट्स। ये आपको मैंने यहाँ पीवाईक्यू एनालिसिस में समझाया था कि किस तरह से आर्टिकल 6 जो है वो कार्बन मार्केट्स के प्रिंसिपल को सेट करने का काम करता है। ये देखिए, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द यूज ऑफ इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स बाय कंट्रीज टू फुलफिल देयर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, है ना। सो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया भाई, स्टेटमेंट 2 तो ट्रू हो गया। 3 क्या है, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट। कि भैया दो नेशंस के बीच में, इसका बाकी डिटेल्ड एनालिसिस आप पीवाईक्यू एनालिसिस में जाकर वहां पे देखना, मैं यहां पे समझा देता हूं डायरेक्टली। स्टेटमेंट 3 को क्या बोल रहा है कि दो नेशन के बीच में इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज को भी अचीव करने में, हेल्प करने में, नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज को भी बनाने में आर्टिकल 6 हेल्प करता है। जैसे मान लो इंडिया हो गया, और इंडिया का दोस्त क्या हो गया, इंडिया का दोस्त हो गया रसिया। अब इंडिया और रसिया जो है ये लोग बोलेंगे कि भैया हमें मार्केट अप्रोच, मार्केट बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट नहीं करना है, हम दो नेशंस के बीच में क्या करेंगे, हम कार्बन के एमिशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया ने बोला कि हाँ जी, हमने क्या किया, हमने आसाम के काजीरंगा वाले रीजन में हमने बहुत सारे ट्रीज प्लांट किए हैं। तो जब हमने ट्री प्लांट किया तो देखो हमने तो कार्बन एमिशन इनडायरेक्टली कम करने की कोशिश की। रसिया बोलेगा कि हाँ तुमने सही तो काम किया, तो ठीक है हम क्या करते हैं, आपके साथ एक प्रोजेक्ट साइन करते हैं जिससे कि हम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज लगाएंगे, और आपने काजीरंगा में प्लांट्स लगाए हैं जिससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, तो दोनों का कार्बन मार्केट मैकेनिज्म फुलफिल हो गया। ये हो गया इंटर कंट्री बातें। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या होगा कि बोथ ऑफ देम आर एक्सप्लेनिंग वन। आंसर हो गया ए। बुझे, ऐसे बनेगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या कह रही है बात, यहां पर क्या कह रही है बात, यहां है 28th यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस COP 28। हालांकि ये जस्ट पुराना नहीं, 2 साल पहले की बात है COP 28। अच्छा COP 28 कहां पर हुआ था, तो मुझे बताओगे कहां पर हुआ था COP 28, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस प्लेस पर हुआ था। थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स हो गया, 1 साल पुराना ज्यादा, बट आप मुझे बताएंगे। और इस क्वेश्चन को भी हम कैसे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस अगले प्रीलिम्स में आए। आज तुमने बनाया नहीं बनाया उसके लिए परेशान मत हो, अगले प्रीलिम्स में आएंगे तो हम कैसे बना सकते हैं उसको देखो। कि भैया COP 28 जो है वहां पे इंडिया रिफ्रेन करता है डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, कि इंडिया ने कोई एक डिक्लेरेशन है COP 28 का जो क्लाइमेट और हेल्थ की बात कर रहा है, इंडिया ने साइन नहीं किया, इंडिया रिफ्रेंड, और ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसकी वैलिडिटी 2 और 3 में चेक करनी है। क्या है, द COP 28 डिक्लेरेशन, जो COP 28 डिक्लेरेशन है, एक मिनट, द COP 28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ is a binding declaration and if signed it becomes mandatory to decarbonize health sector। अब देखिए ऐसा जो बाइंडिंग वाली चीजें है ना, आजकल दुनिया में चलती नहीं है बाइंडिंग वाली चीजें, क्योंकि बाइंडिंग कोई भी देश क्यों ऐसे डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेगा गाइज। हर देश की अपनी सॉवरेनिटी है ना, हमारी अपनी संप्रभुता है, इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन, कोई भी देश सॉवरेन है। सो ऐसे बाइंडिंग चीजें नहीं होती हैं, दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। और अब तो आंसर आपको मिल चुका है, हालांकि डी भी पढ़ लीजिए, 3 भी पढ़ लीजिए। इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बोनाइज्ड, अगर इंडिया के हेल्थ सेक्टर में हम डीकार्बोनाइजेशन करते हैं, मतलब CO2 के प्रोपोर्शन को घटाते हैं, द रेजिलियंस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम में भी कॉम्प्रोमाइज्ड। हाँ, क्योंकि अब जैसे हेल्थ केयर सिस्टम है, जैसे मान लो वैक्सीन्स है, जैसे मान लो बाकी मेडिसिन है, अब हमें क्या करना होता है, हमें इन्हें लो टेम्परेचर जोन में रखना होता है। अब लो टेम्परेचर जोन में रखने के लिए अभी मैंने तुमको पहले भी क्वेश्चंस में समझाया है कि हम कूलिंग एजेंट के रूप में ड्राई कार्बन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भैया, ड्राई कार्बन का यूज करते हैं कूलिंग एजेंट के रूप में। तो अगर हम डीकार्बोनाइजेशन करेंगे तो हमारे हेल्थ सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो तो कॉम्प्रोमाइज होगी ना। 3 करेक्ट, इसलिए इंडिया ने साइन नहीं किया। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ 2 एंड क्या होगा आंसर हमारा, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये वाला तो रॉन्ग था। एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, और ये एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो सी आंसर हो गया। समझे, ऐसे करके बनाना है हमें अगले एग्जाम में। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है सोलर फ्लेयर के बारे में। अगेन ये क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस में करवाया था, ये देखिए पीवाईक्यू एनालिसिस 11, जाकर देखना यूट्यूब पर। कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं करवाया था, वो नहीं करवाया था, आप एक बार जाकर देखिए। और ये सब तुमको मैं बार बार बोलता हूँ कि पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो खुद APSC ने पूछा था, करो पीवाईक्यू, चाहे कोई भी पूछे, APSC, UPSC, BPSC, आंध्र प्रदेश PCS, मध्य प्रदेश PCS, कोई भी पूछे, जरूरी है हमारे लिए ना। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ गया हमारा,
Scientific study suggests that Earth is shifting, that a shift is taking place in Earth's rotation and axis. कि scientific study suggest क्या करता है, अर्थ के रोटेशन में और उसके एक्सिस में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, बहुत ही माइन्यूट है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या बोल रहा है, सोलर फ्लेयर्स, ये हैं सोलर फ्लेयर्स, ये देखो, ये हमारे सूरज चाचा हैं और यहाँ से एनर्जी निकल रही है, ये जो लाल लाल एनर्जी निकल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर बोलते हैं, या सोलर स्टॉर्म के रूप में इसको समझाया गया है यहाँ पे, है ना। पीओआईक्यू एनालिसिस में भी मैंने तुम्हें समझाया था ये। तो अब क्या है, सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इंजेक्शन, वही जो सोलर से निकल रहा है सोलर स्टॉर्म के फॉर्म में, बॉम्बार्डेड द अर्थ्स आउटरमोस्ट सरफेस विथ ट्रिमेंडस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। अब ऑब्वियसली जब यहाँ से सोलर फ्लेयर्स रिलीज होंगे सन से, सूरज चाचा से, तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी तो आएगी। लेकिन अर्थ जो है हमारी पृथ्वी माता है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है ना, अर्थ के सरफेस पर रहने वाले लोगों को नुकसान नहीं होगा, ये इस सोलर एनर्जी को रिपेल कर देगी, रिपेल कर देगी, रिपेल कर देगी, रिपेल कर देगी। तो जो लोग सरफेस पर रह रहे हैं ना, हम लोग जैसे यहाँ सरफेस पर रहकर स्मार्ट आईएएस में क्लास कर रहे हैं, हमको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे जो आउटर एटमॉस्फेयर में जैसे कोई सैटेलाइट है या हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम है, वो डिस्टर्ब हो सकता है, बुझे। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू एनालिसिस में इस तरह से मैंने तुमको करवाया था। अब हम आते हैं यहाँ पे कि हमारा भैया सेकेंड स्टेटमेंट तो हो गया करेक्ट। दूसरा क्या, एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। कि अब सोलर फ्लेयर के वजह से क्या होगा, अगर गर्मी डायरेक्टली तो गर्मी बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको क्या करता है, रिपेल कर देता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसको रिपेल कर देगा। जब रिपेल कर देगा तो डायरेक्टली तो हमें सरफेस पे कोई दिक्कत होनी सी रही, हमें डायरेक्टली सरफेस पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बट अब अगर अर्थ का पोलर आइस पिघलता है, अर्थ का पोलर आइस पिघलता है, द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। वाटर इक्वेटर की तरफ मूव होकर तो आएगा ही। अब एक सिंपल तुम्हें मैं एजम्पशन दे रहा हूं, अपनी आंखें बंद करो और सोचो, जैसे हिमालय, पोलर रीजन में ऑब्वियसली हिमालय नहीं है, बट हिमालय में ग्लेशियर्स तो है ना। आप एक बार सोचिए कि हिमालय जो ग्लेशियर वहां से पिघलेगा तो वो किस तरफ आएगा, इक्वेटर की तरफ आएगा, राइट। हालांकि हिमालय पोलर रीजन में नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना, बस मैं तुम्हें एज्यूम करके समझा रहा हूं कि ऊपर से हिमालय जो ग्लेशियर है वो पिघलकर पानी किधर आया, इक्वेटर की तरफ आया। तो जब इक्वेटर की तरफ इतने लार्ज अमाउंट में पानी आएगा ना, तो अर्थ का जो इनर्शिया है, अर्थ का जो हम क्या बात कर रहे थे, रोटेशन की बात कर रहे हैं, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश बिल्कुल करेगा, इतने हेवी अमाउंट में अगर वाटर फ्लो होता है। अब हम सीधे अर्थ के पोलर रीजन पे चलते हैं, यहाँ पे तो पानी काफ़ी ज़्यादा है, वो पिघलकर अगर इक्वेटर की तरफ आएगा तो हमारा जो अर्थ है इसके एक्सिस में, इसके रोटेशन में थोड़े चेंजेस तो बिल्कुल लाएगा। 3 इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। करेक्ट तो ये दोनों है, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। उनमें से एक ही स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। कौन सा कर रहा है भैया, स्टेटमेंट 3। तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब ये जो था ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये अगर आपसे एग्जामिनेशन में नहीं बना तो इसके लिए माथा पीटने की जरूरत नहीं है। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, वो भी बड़ा पुराना है, 2023 के अराउंड का है ये। क्या था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड द नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। एशिया एंड पैसिफिक रीजन में नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब किसने लॉन्च किया है, आंसर है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये काफी पुराना करंट अफेयर्स हो गया, इतने फैक्चुअल पार्ट्स, अतरंगी चीजें नहीं याद होती हैं, सो इट्स ओके, प्रीलिम्स में चलेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिगार्डिंग पीकॉक टेरेंटुला और गूटी टेरेंटुला। देखो ये है तुम्हारा टेरेंटुला, ये जो क्यूट सी दिखने वाली मकड़ी है, हालांकि ये क्यूट नहीं है, वेनमस है। ये ब्लू कलर की दिख रही है ना, थोड़ा ब्लूइश कलर है, ब्लूइश कलर, आज ब्लू है पानी पानी, यहाँ ब्लू है मकड़ी मकड़ी। ये ब्लूइश कलर की जो मकड़ी है इसको गोटी टेरेंटुला भी या पीकॉक टेरेंटुला बुलाया जाता है। अब हम इसकी बात करें, क्या बोल रहा है पहला, इट इज ओमनीवोरस क्रूस्टासेन। तुमको लगता है कि ये मकड़ी ओमनीवोरस होगी, ये मकड़ी पत्ते वत्ते भी खाती होगी? भैया ये ओमनीवोरस कहाँ से होगी, ये मकड़ी क्या खाएगी, मकड़ी के घर में कोई नहीं जाए, मकड़ी क्या खाता है, मकड़ी खाती है फ्लाइज, तो ये कार्निवोरस हो गया ना। ये कहाँ से ओमनीवोरस होगा, ये थोड़ी गाय भैंस बकरी थोड़ी है कि ये पत्ते खाएगी, है ना। हमारी तरफ मालाबार स्पिनच थोड़ी खाएगी, पोए का साग थोड़ी खाएगी, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस तो बिल्कुल नहीं है। चलिए दूसरा, तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया।
अब जब पहला रॉन्ग हो गया तो ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी और डी में से आंसर होगा। देख लेते क्या है। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया। एक्चुअली गाइज ये ना दिखती भी उतनी ज़्यादा नहीं है, रेयरली दिखती है। अभी पिछले साल डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल बड़ा अच्छा दिखा था, डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल इसके ऊपर बड़ा अच्छा आया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि इंडिया में बड़े कुछ लिमिटेड रीजन में ही दिखती है। थर्ड, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन एर्बोरियल स्पीसीज। अर्बोरियल स्पीसीज मतलब कि ट्रीज पर पाई जाने वाली स्पीसीज। तो यस, यूजुअली ये जो हमारे मकड़ी होते हैं ये एर्बोरियल स्पीसीज होते हैं, ट्रीज पर पाए जाने वाले स्पीसीज होते हैं। स्पेशली ये जो पीकॉक टेरेंटुला है, ये जो ग्रीन ब्लू कलर की जो मकड़ी है, ये आपको ट्रीज पर मिलती है अपने नेचुरल हैबिटेट में। सो 3 इज ऑल्सो करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा भैया? डी, 2 एंड 3। इस तरह करके हमें करना है पीवाईक्यू एनालिसिस। ये पीवाईक्यू हो गया, आज तो शाम हो गई ना, क्वेश्चन बन गया। सो दिस इज द वे ऑफ डिस्कसिंग क्वेश्चन पेपर। ऐसे एनालिसिस करना है, सिर्फ आंसर की नहीं कि 1 का बी, 2 का सी, 3 का सी, ऐसे करके करना है ताकि अगले एग्जामिनेशन में भी हेल्प मिले, अगले बार हम वही सेम गलतियां नहीं करें। ओके, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लेकर आपके साथ मिलेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट।